मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार दरभंगा में राजनीतिक, चिकित्सा क्षेत्र और शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, जिसका व्यापक असर दरभंगा में देखने को मिलता है। हमारा मिशन और मकसद सिर्फ ये है कि दरभंगा में जो खामियां हैं, जिस सिस्टम में खामी है, उस सिस्टम को हम उजागर करें और उस सिस्टम को जो खामी है उसको दूर करने का प्रयास करें। चिकित्सा क्षेत्र पर लगातार 2 दिनों से हमारी चर्चा प्रारंभ है और हम बता दें, इससे पहले डॉक्टर जगदेव शर्मा और डॉक्टर मनोज कुमार के अलावा हमने देखा डॉक्टर सलीम और डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर मनोज कुमार 3 आदमी थे हमारे साथ जब लगातार बात हुई थी। आज हमारे साथ महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुपमा राय। अनुपमा जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार मनोज जी। दूसरी तरफ बता दें, डॉक्टर रूही यास्मीन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपका रूही जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। और तीसरे हमारे साथ हैं, हम बता दें, डॉक्टर जो गुंजल शुक्ला है, वो अचानक एक आईसीयू में पेशेंट के साथ हैं, तो उनके एक सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर सना। डॉक्टर सना, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो चले, 3 डॉक्टर हैं जो दरभंगा के चिकित्सा व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मेट्रो हॉस्पिटल, आईबी स्मृति और शर्मा डायग्नोस्टिक, ये 3 ऐसे सेंटर हैं जो दरभंगा में वर्षों से अपनी मेहनत और लगन से मरीजों में विश्वास पैदा कर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। मुद्दा हमने 3 आज रखा है। सबसे पहले मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं दरभंगा नर्सिंग होम में अव्यवस्था, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ की लापरवाही की वजह से हो रही मौतों का जवाबदेह या जांच में अगर कुछ खामी है उसका जवाबदेह कौन माना जाएगा? डॉक्टर अनुपमा जी, आपका जो प्रश्न है उसका मेरे पास यही जवाब है कि हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं, तो हम लोगों को मेडिकली हम लोग एथिकली बॉन्ड हैं। तो जो भी काम हो वो मेडिकल एथिक्स के हिसाब से हो और किसी भी नर्सिंग होम में वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स होनी चाहिए एंड टाइम टू टाइम उनका आकलन भी होते रहना चाहिए। और कहीं भी इस फील्ड में नेग्लिजेंस का कोई स्कोप नहीं है। नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी पेशेंट की मौत होती है तो उसके लिए खुद जिम्मेवार डॉक्टर्स हैं एंड उनके स्टाफ्स हैं, लेकिन स्टाफ्स की भी जिम्मेवारी डॉक्टर्स के ऊपर ही आती है। वैसे ही अगर जांच में कोई कमी है तो उसके लिए डॉक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ओवरऑल ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई है कि आप एक सक्षम तरीके से जांच करें और मरीज को उसके इलाज में बेहतर सपोर्ट करें। जी रूही जी। जी नमस्ते मनोज जी। आपने जो प्रश्न किया वो बहुत ही माननीय प्रश्न है। इसमें ये मैं कहना चाहूँगी कि जो आज जो भी नर्सिंग होम है वहाँ पे हमारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, जैसे कि एजीएम, एनजीएम, एएनएम और ओटी ड्रेसर, ओटी में ओटी ड्रेसर और स्किल्ड ओटी स्टाफ होने चाहिए, क्योंकि इस मेडिकल प्रोफेशन में नेग्लिजेंस कहीं से भी मायने नहीं रखता। इसमें थोड़ा भी नेग्लिजेंस इंसान का जान ले सकता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है उनको मंथली हमेशा हम लोग उनको क्वालिफाई करते रहे, उन्हें बताते रहें कि कैसे क्या करना है। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें पेशेंट को काउंसलिंग करना आना चाहिए। सबसे इस पर इम्पोर्टेंट चीज़ काउंसलिंग है, जो आजकल इतना हंगामा हो रहा है प्राइवेट नर्सिंग होम में या जहाँ भी, वो काउंसलिंग से बहुत हद तक कम हो सकता है। और साथ में स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, इससे बहुत हद तक कम हो सकता है। चलिए डॉक्टर शना। नमस्ते मनोज जी। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी नर्सिंग होम में कोई भी स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स सब वेल क्वालिफाइड और वेल मैनर्ड होना चाहिए। और टाइम टू टाइम, जैसे कि डॉक्टर ने बताया है कि टाइम टू टाइम हमें उनको मंथली या 15 डेज पे हमें डॉक्टर्स को सारे पैरामेडिकल स्टाफ का या फिर पैरामेडिकल स्टाफ से या फिर जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं जैसे स्लीपर ग्रेड्स में, सबको हमें एक क्लास देना चाहिए 15 डेज या 1 मंथ के इंटरवल पे, ताकि उनको ये तरीके आ जाए कि पेशेंट से कैसे बात करना चाहिए, पेशेंट के अटेंडेंट से कैसे बात करना चाहिए, किस तरीके से हमें डील करना चाहिए। मैनेजमेंट एक पूरा वेल
वेल मैनेजमेंट होना चाहिए हॉस्पिटल में, ताकि हर कुछ को वो मैनेज्ड करे। अगर हॉस्पिटल, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ये चीज़ प्रोवाइड हो जाए अगर, तो इतना शिकायत की मौका नहीं मिलेगा किसी भी पेशेंट या अटेंडेंट को। थैंक यू। अगर परिस्थिति विपरीत होती है, जैसा कि घटना मैक्स हॉस्पिटल की बात वहाँ से उठी है, इसके अलावा और भी कई हॉस्पिटल हैं, हमने दरभंगा के भी कई, जबकि पारस है, वहाँ भी हमने हंगामा देखा है कि अगर थोड़ा सा भी अगर कोई गड़बड़ी या खामी पाई जाती है तो यहाँ के नर्सिंग होम भी कटघरे में आ जाते हैं। सवाल ये है कि इस पर रोक लगाने के लिए हम मानते हैं कि क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ होनी चाहिए, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत नर्सिंग होम चलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो इसकी जवाबदेही कौन होगा, और इस पर जो प्रतिक्रिया होती है, आक्रोश होता है नर्सिंग होम पर, लोगों का तोड़फोड़ हो जाता है, केसेस हो जाते हैं, तो इसको रोक लगाने के लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? जी, तीनों आदमी अपना विचार दे सकते हैं। जी मनोज जी, इसके बारे में मुझे यही कहना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जो बॉडी होती है, सिविल सर्जन जो है यहाँ पे लोकल, उन लोगों को टाइम टू टाइम हर नर्सिंग होम का एक निरीक्षण करना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स को मापना चाहिए, और जहाँ पे खामियां हो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए ताकि वो चीज़ रेक्टिफाई हो सके। इसके अलावा जो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो लोग भी अपना इस खामी को कम करने की कोशिश करें ताकि डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस ये मिनिमम हो जाए। डेथ को हम लोग रोक तो नहीं सकते हैं, बट ड्यू टू नेग्लिजेंस जो डेथ होता है उसको हम लोग कम कर सकें। जी, घटना के बाद जो प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया पर किस तरह अप्रोच करके उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए? रूही जी, कोई घटना घट जाती है उसके बाद? बताया सर कि ये मैक्स हॉस्पिटल में जो घटना घटी उस पर मैं यही कहना चाहूँ कि वहाँ एक तो ये है कि डेथ को कैसे कंफर्म किया जाए। यहाँ डेथ को कंफर्म करने के लिए एक बहुत ही, ऐसे तो हम लोग क्लिनिकली डेथ को कंफर्म कर दिए, उसके बाद भी अगर डेथ को कंफर्म करना है तो उसके लिए ईईजी, हाँ, ब्रेन सेरेब्रल फ्लो, ब्लड फ्लो देखने के लिए ये जो टेस्ट होता है ना काफ़ी कॉस्टली है, करीब 10,000 पड़ जाते हैं, और इतना जो खर्च वो अटेंडेंट उठाना नहीं चाहिए सिर्फ एक डेथ को कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर भी बहुत हेजिटेशन में आ जाते हैं कि अब क्या करना है। तो गलती बहुत हद तक डॉक्टर का नहीं कह सकते हैं इसमें, और इसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है ना अटेंडेंट में भी और डॉक्टर्स में भी। तो यहाँ पे काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखता है। एक तो कि अच्छे से काउंसलिंग हमको करना है कि इतना हंगामा ही नहीं हो। अगर ये हंगामा हो गया तो फिर हमको जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कॉल करके इसको शांत करना है कि अगर ऐसा है तो इसको मैनेज कीजिए आप। पहले से ये सब कुछ तैयारी होना चाहिए। अगर कोई बड़ा आपका नर्सिंग होम है और आपको लग रहा है कि ऐसा हंगामा वाला पेशेंट है, ऐसा हो सकता है, और नहीं तो बहुत हद तक तो काउंसलिंग से ही अटेंडेंट समझ जाते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो हाँ, इसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले रिस्क फैक्टर्स को समझा दें। जी, लेकिन घटना जो घटी, रूही जी, घटना जो घटी है उसमें कहा जाता है कि बच्चा वहाँ उन लोग डेथ सर्टिफिकेट दे दिए, पैकेट में बंद कर दिए, बाद में उसकी, तो ये जो आप लोग भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप लोग जानते हैं, तो क्या लगता है कितने देर तक बच्चे की धड़कन होनी चाहिए और उसको किस तरह रिजर्व रखा जाए? उसके बाद में इतनी लापरवाही जल्दीबाजी में घोषित कर देना, ये तो कहीं से भी जो कहा जाए तो ईमानदारी जी, जैसा मैंने अभी बताया कि हो सकता है वो लोग जल्दीबाजी में घोषित किया और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया कि हार्ट रेट नहीं भी मिल रहा है, वाइटल साइंस नहीं भी मिल रहा है बच्चे का, तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो रहता है ना उस टाइम, तो उसके लिए आपको ईजी जो 10,000 का टेस्ट है वो आपको करना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। कभी कभी ये हो सकता है, यानी हर मौत पर, हर जब अगर संदेह हो तो 10,000 का ये टेस्ट है। पहले तो नहीं नहीं है, था। हर जगह है, लेकिन हमारे एरिया में मतलब ये पॉसिबल नहीं है इतना कॉस्टली टेस्ट करना, लेकिन बहुत जगह पे ये है कि वो, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, ये हर एक केस में नहीं हो सकता। में क्या केस में जो वहाँ वो घटना घटी तो हो सकता है कि उन लोग का नेग्लिजेंस भी हो, लेकिन ये भी बात हो सकती है जो हम लोग बैठ के सोचे और इस पर विचार किए तो हम लोग को ये लगा कि ये भी बात हो सकती है, हाँ, कि उसका सेरेब्रल ब्लड फ्लो रहा हो और हार्ट रेट वाइटल साइन गायब हो गया हो, जो बाद में फिर आ गया हो, ये भी हंगामा का वजह हो सकता है। सना जी बताइए कि आप लोग भी जो करते होंगे नर्सिंग में, जब बच्चा जन्म लेता है उसके कितने देर के बाद अगर कुछ ऐसा मिस हैपनिंग होता है, कुछ होता है, तो उसको कितने देर के बाद
मृत घोषित करने का सर्टिफिकेट, या फिर जल्दबाजी में देख करके अपना पेमेंट नर्सिंग होम ले लेते हैं, बस और ये बात खत्म कर देते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी वो बच्चा चला जाए यहाँ से। ये क्या आप क्या महसूस करते हैं? इंडियन प्रेडिक्टिव के हिसाब से हमें 24 आवर के बाद ही किसी को भी मतलब बच्चे को डेथ घोषित कर सकते हैं, और उससे पहले हमें कुछ जांच करवाना पड़ता है, जैसे कि कुछ देखना पड़ता है, जैसे कि आइसोलेप्टिक EEG, सेरिब्रल फ्लो, कार्डिक एक्टिविटी बाय ECG एंड कार्डिक ड्रॉपलर ऑन वेंटिलेटर, और उसे 24 आवर हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। आफ्टर दैट वी डिक्लेयर डेथ। तो चले हम बता दें, हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 वरीय डॉक्टर हैं। डॉक्टर अनुपमा राय जो शर्मा डायग्नोस्टिक की हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट और अल्ट्रासोनिक हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर रूही यास्मीन हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं मेट्रो हॉस्पिटल की। टेस्ट ट्यूब बेबी का भी इन्होंने नया लॉन्च किया है यहाँ पर। इसके अलावा हम डॉक्टर सना हैं जो IB स्मृति की हैं, और 3 डॉक्टरों से हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। दरभंगा के तमाम दर्शकों से हम आग्रह करते हैं, हमारे इस डिबेट को देख करके अगर आपको सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो इस पर YouTube पर देकर अवश्य दे सकते हैं। हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि मरीजों को जो नर्सिंग होम के प्रति मजबूरी में जा रहे हैं, नर्सिंग होम के प्रति जो उत्साह पहले देखा जा रहा था वो कम होता है, यानी कि दरभंगा के मरीजों का आखिर विश्वास नर्सिंग होम पर क्यों नहीं है? क्या इसमें करनी चाहिए? या बड़े जांच घर हैं उस पर कहीं किसी क्लिनिक में जांच घर खोल देते हैं, हर डॉक्टर अपने अपने क्लिनिक में जांच घर खोल देते हैं, जबकि हर जगह जांच घर केंद्र अलग अलग है, फिर भी हर डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में जांच केंद्र खोलने का क्या तात्पर्य हो सकता है, और ऐसा क्यों करते हैं? ये क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में ये नर्सिंग होम के चलाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जिसमें इमरजेंसी कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं इमरजेंसी वाले मरीजों के लिए। तो ये उस लिमिट तक ही रहना चाहिए कि इमरजेंसी में हम कुछ जांच कर सकें ताकि मरीज की जान बचाई जा सके। लेकिन जो रूटीन टेस्ट होते हैं वो तो जो स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वहीं पे होने चाहिए, हर जगह नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में एक क्राइटेरिया है। जहां ये क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं वहां पे मेरे ख्याल से एरर का चांसेस बहुत ही मिनिमम रहता है, तो उससे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में भी बहुत सहयोग होता है। तो वो चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो फिर आप लोग इतनी जगह सेंटर क्यों खोल देते हैं? तो आप लोग इतनी जगह सेंटर क्यों खोल देते हैं? कई डॉक्टर्स के यहाँ या डॉक्टर्स के अगल बगल एक छोटा सा व्यवसाय के रूप में लेकर के एक बैठ जाता है, वहाँ से ब्लड कलेक्शन करता है और फिर जाकर के हाँ, नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है मनोज जी। इसके फेवर में हम लोग बिल्कुल नहीं है। आप शर्मा डायग्नोस्टिक का एक भी सेंटर कहीं भी आप नहीं देखिएगा, क्योंकि हम लोग क्वालिटी को स्टिक करते हैं और क्वालिटी मेंटेन करते हैं। उसके लिए आप जितना हाथ पैर फैलाएंगे आपकी क्वालिटी उतनी ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। आप सारे मुद्दों पे आप नहीं उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और हम लोगों के संरक्षण में जो शर्मा डायग्नोस्टिक में जो टेस्ट होते हैं वो अंडर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट ह्यूमन एरर्स होते हैं, वो अलग चीज है, बट इट इज मिनिमम। लेकिन ये चीज गलत है, जो कलेक्शन सेंटर्स खुलते हैं उससे क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाती है टेस्ट की, एंड उस टेस्ट के ऊपर डॉक्टर्स आगे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये बहुत ही वाइटल स्टेप है जहां पे एक सही जांच होनी चाहिए। तो हम बता दें, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में भी ये कलेक्शन सेंटर नाम की कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि कुछ लोग व्यवसाय के रूप में ये सेंटर से कनेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करते हैं और पैसे ले करके ये या तो डॉक्टर के क्लिनिक में या आसपास में खोलते हैं। रूही जी, क्या ये जायज़ है कि कहीं भी कोई कलेक्शन सेंटर खोल ले और 2-4 डॉक्टर से कांटेक्ट कर ले, कमीशन दे करके फिक्स कर ले? ऐसे में मरीजों का विश्वास तो और घटता है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको हमें किसी भी पेशेंट का अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराना है तो ये किसी ऑथोराइज जो लैब है वही कराना है, क्योंकि किसी भी डिजीज को टैकल करने के लिए उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सही होना चाहिए। ये हर जो अपना लोकल खोल लेते हैं, यहाँ पे बहुत गलत तरह का रिपोर्टिंग होता है, जैसे ब्लड का पीएच चेंज हो जाना, टेम्परेचर चेंज होना और रिपोर्ट सही नहीं आना। इससे डॉक्टर को भी बहुत दिक्कत आती है ट्रीटमेंट देने में, और पेशेंट फिर कहता है ठीक नहीं हो रहे हैं, हम 2 महीना से इलाज करा रहे हैं, 3 महीना से। तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी टेस्ट है, जैसे हम लोग ABG करते हैं, ECG करते हैं, तो ये सब हम लोग अपने क्लिनिक में रख सकते हैं, लेकिन बाकी रूटीन जो टेस्ट है हमें ऑथोराइज्ड लैब में ही कराना है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर रूही यास्मीन ने। लेकिन हम बता मैं इससे बिल्कुल सक्षम हूँ। ऑथराइज जहाँ जांच घर है, बिल्कुल जांच वही होनी चाहिए, बिकॉज जांच बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी मरीज के ट्रीटमेंट में। तो अगर सही जांच नहीं आएगी, बिल्कुल उसी पर उसका जिंदगी निर्भर करता है, डायग्नोसिस भी उसी पर निर्भर करता है। हम लोग
शर्मा डायग्नोस्टिक का आप देख लीजिएगा मनोज जी, कहीं भी कोई भी कलेक्शन सेंटर नहीं है। हम लोग एकदम प्रतिबद्ध है फॉर द क्वालिटी ऑफ द वर्क। नहीं, सही बात है, क्वालिटी है। चलें जी जी डॉक्टर शना, एक चीज़ बताइए, ज़िंदगी निर्भर करता है किसी भी मरीज का बस इसी पैथोलॉजिकल और जो भी क्लिनिकल जांच होता है उस पर। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी कहीं भी कलेक्शन सेंटर का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन मरीजों का अविश्वास इसी पर होता है क्योंकि वो डॉक्टर या वो नर्सिंग होम किसी कलेक्शन सेंटर से जांच करवा लेते हैं और वो जांच का रिपोर्ट जो आता है बाद में, जैसे रूही जी ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जांच रिपोर्ट कुछ और देता है और रहता है कुछ और। इसे मरीज ठीक नहीं होते और कहते हैं हम 2 बार 3 बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में मरीजों का विश्वास तो घटेगा ही ना नर्सिंग होम पर। डॉक्टर सना, विश्वास तो घटता ही है, लेकिन जो सही जांच हो उसी पे हमें इलाज करना चाहिए। जैसे कि कोई भी मरीज़ आता है, जैसे कि मैम ने बोला कि 2 महीना 3 महीना से वो कंटिन्यूसली वही दिखा रहा है, वही जांच करवा रहा है और बस हम उस बेसिस पे देख करके उसे दवा दे रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कहीं ना कहीं इसको कुछ दिक्कत है और वो जांच में नहीं पकड़ा पा रहा है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि एक बार ये हम अपने यहाँ करवा के देखें जाँच। तो अगर हम एक बार अपने यहाँ करवा के देखते हैं तो हमें सामने से पूरा पता चल जाता है। हमारा तो शर्मा डायग्नोसिस तो बिल्कुल करेक्ट देता है, तो वो हमें बिल्कुल सही लग जाता है कि हाँ ये जांच रिपोर्ट सही आया है। फिर उस बेसिस पे हम उसका इलाज करवाते हैं, तो पेशेंट भी सेटिस्फाइड रहता है। और नहीं, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि ये कलेक्शन सेंटर क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए सेंटर खुल रहे हैं। अगर डॉक्टर इस बात को बढ़ावा ना दें, पेशेंट को कहे कि आप ऑथराइज जो क्लिनिकल जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो मापदंड पर खड़े उतर तो वहाँ जांच कराएं ताकि सही रिपोर्ट आए, सही डायग्नोसिस है और उसका इलाज हो। तो कलेक्शन सेंटर को बढ़ावा कौन दे रहा है? एक बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे। हेलो, मैं डॉक्टर रूही यास्मीन ये बोलना चाहूँगी, इसमें बहुत बड़ा रोल ये मेडिकल दलाल जो है उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, जो पेशेंट को इतने अच्छे से काउंसिल कर लेते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सही है, डॉक्टर जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है। मतलब वो इतना ज़्यादा उस पर भरोसा दिखाते हैं पेशेंट कि ये मेरा जो भी है वो मेडिकल दलाल जैसे बोलते हैं वो सबसे अच्छा वो बात बोल रहा है। डॉक्टर जो बोलेगा उसे वो उतना नहीं ध्यान देंगे, लेकिन उसके बात पे बिल्कुल यकीन कर लेते हैं और वो मेडिकल दलाल के वजह से वैसे लैब चल पाते हैं। और ये भी रीज़न है कि हम लोगों की जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं वो रूरल एरिया से हैं, जो इलिटरेट हैं, बिल्कुल ही मतलब मासूमियत से घिरे हुए हैं। उनको जो बोल देता है उनकी बातों में वो आ जाते हैं और उस तरह से वो लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं। और जहाँ तक कलेक्शन सेंटर्स की बात है तो कई बार ये देखा गया है कि पेशेंट्स को दूर से आने में असुविधा होती है, तो लोग बोलते हैं कि मेरे मतलब इधर इस एरिया में भी कलेक्शन सेंटर होना चाहिए ताकि पेशेंट्स को सुविधा हो। ये एक एस्पेक्ट है, बट हाँ डेफिनेटली हर जगह कलेक्शन सेंटर खोल के क्वालिटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल सही नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट सेटिस्फाइड भी होते हैं और पूछते भी मैम अपने यहाँ तो हो जाएगा ना जांच, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि हाँ पेशेंट जो दूर दूर से आते हैं उन्हें एक ही सेंटर में सब कुछ मिल जाता है, उन्हें दूसरे दिन नहीं आना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक वेट नहीं करना पड़ता है, एक से 2 घंटे। तो आपको उसके तहत मापदंड पूरा करना पड़ेगा कि यहाँ पैथोलॉजी का पूरा सेंटर जो लैब है वो वेल एस्टेब्लिश्ड लैब होना चाहिए। जब ये नहीं होगा तो फिर आप भी मान लीजिए कोई पेशेंट कह दे कि हमारी जांच यहीं हो जाए, हमको दौड़ना नहीं पड़े, तो क्या आप सारी मापदंड को छोड़ करके आप वही बात मान लेंगे, उसकी बात मान लेंगे और उसको नहीं बताएंगे नहीं ऐसा जगह जाए जहाँ वेल एस्टेब्लिश्ड लैब है, चाहे आधे किलोमीटर की दूरी पर हो या 1 किलोमीटर की दूरी पर हो, वहाँ जाइए तो आपकी सक्षमता से जांच। या कमीशन का एक खेल है, जैसे रूही जी ने कहा, ये बीच के दलाल जो हैं वो सारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं और यही डॉक्टर के प्रति अविश्वास की भावना पैदा कर रहे हैं। जी तो चले हम बता दें, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। दरभंगा की तमाम जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि आप कलेक्शन सेंटर पर ना जाएं, जहां भी अगर इस्टेब्लिश्ड लैब है आप उस लैब में जाएं, वहां से आप जो डॉक्टर सलाह भी देते हैं, कई बार देखा जाता है डॉक्टर आप प्रिस्क्रिप्शन पर लिख देते हैं कि आप यहीं जाकर करें, तो इस पर भी आप देखिए कि डॉक्टर अगर सलाह दे रहे हैं तो कहाँ उचित है, वो भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि वो जाँच रिपोर्ट पर ही किसी की जिंदगी निर्भर करते हैं। अगर जांच रिपोर्ट में अगर गलत रिपोर्टिंग हो जाएगी तो उस पेशेंट का डायग्नोसिस हो नहीं पाएगा, डॉक्टर भी बदनाम हो जाएंगे और पेशेंट की भी हालत खराब होती चली जाएगी। तो चले महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारा चलता है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे साथ ये भी है और कि दरभंगा में महिलाओं की इलाज की जो व्यवस्था है हमने देखा है कई जगह, यानी कि जो क्लिनिक सिस्टम है वो हट करके अब सीधा नर्सिंग होम पे शिफ्ट होता जा रहा है। पहले
डॉक्टर जो थी वो अपना क्लिनिक चलाती थी, क्लिनिक में पेशेंट आते थे, देखते थे, लेकिन हमने देखा है कि ये मेंटेलिटी अब शिफ्ट करती जा रही है क्लिनिक से नर्सिंग होम क्लिनिक से नर्सिंग होम की तरफ ये शिफ्ट होती जा रही है। इसके लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, जो पेशेंट्स को जितना फुलफिलमेंट करना चाहिए वो सारी चीज़ फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पेशेंट्स मजबूरी में नर्सिंग होम्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे डॉक्टर लोगों को भी एक बढ़ावा मिल रहा है कि हाँ अब क्लिनिक की जगह पे नर्सिंग होम खोला जाए और पेशेंट्स को बेहतर इलाज दिया जाए। कुछ तो ये मेंटालिटी है, कुछ इसमें है कि हाँ बिजनेस थिंकिंग भी है कि हाँ एक बिजनेस भी हो जाता है उसकी वजह से। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें स्ट्रिक्ट रहे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अप टू द मार्क रहे, तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो रूरल एरिया से आते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को स्ट्रिक्ट करेंगे, तो नर्सिंग होम्स को उतना बढ़ावा नहीं मिलेगा। जी मनोज जी, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पुअर पेशेंट है, जो सही में गरीब है, वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं कि चलो वहाँ पे फ्री में मेरा इलाज हो जाएगा, लेकिन उन्हें वो उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन वो गरीबी की वजह से वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन जो अच्छे फैमिली के हैं, जो पे कर सकते हैं, उन्हें हमेशा चाहिए कि वो बेटर अपना ट्रीटमेंट चाहेंगे, क्वालिटी इम्प्रूव चाहेंगे, और वो हमेशा प्रीफर करते हैं कि हम प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएं जहाँ पे हमें अच्छे से सफाई मिले, अच्छे से ट्रीटमेंट मिले, और वहाँ से मैं जल्दी से जल्दी मेंटली फिजिकली फिट होकर आ जाऊँ। इसलिए नर्सिंग होम खोलने। डॉक्टर शना जी डॉक्टर शना, पेशेंट की भी आजकल ये मेंटेलिटी हो गई है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा इलाज पूरा होना चाहिए, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें वो सेटिस्फैक्शन शायद नहीं मिल पाता है, इसलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं जिस क्लिनिक में ना बल्कि किसी नर्सिंग होम में दिखाऊं और पूरा मेरा ट्रीटमेंट वहीं पे हो, और लास्ट में भी मैं वहीं से सेटिस्फाइड होकर ही जाऊं। तो इस वजह से हो सकता है। लेकिन हम ये चीज़ इसके हमारा ये जानने का उद्देश्य ये था कि आखिर एक क्लिनिक में भी तो उसका सारा कुछ डॉक्टर इलाज करते हैं, जांच करते हैं, सब कुछ, तो फिर ये नर्सिंग होम में उसको क्या या तो उनको पैसा कम लगता होगा, या फिर वहाँ एक विश्वास होता होगा कि नर्सिंग होम है वहाँ हमारा इलाज भी। तो क्या रोहित जी ये क्यों हो रहा है, किस वजह से ये अंतर आ रहा है? क्लिनिक में एक ले आप बैठ देखें और नर्सिंग होम में दिखाएं, नर्सिंग होम में है कि उन्हें फैसिलिटी पूरी मिल जाती है रहने की। मेन अगर कोई ऑपरेशन कराए तो 5-6 दिन अगर रहने का ज़रूरत पड़ा तो हर तरह की फैसिलिटी उन्हें मिल जाती है, और हर कोई बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहता है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उतनी सफाई मिले, उतनी क्वालिटी मिले, तो जल्दी से जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है। तो जब उनके पास पैसा है तो सोचते हैं क्यों नहीं हम पे करके ही अच्छा क्वालिटी ले, ये हो सकता है। चलो चलें हम बता दें, और एक अहम मुद्दा इस पर भी हम एक जोड़ देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो एक सर्वे बता रहा है कि जो चाइल्ड बर्थ हैं वो चाइल्ड बर्थ नर्सिंग होम में 70% ऑपरेटेड केस होते हैं, जबकि 20 या 30% केसेस ऐसे हैं जो नेचुरल बर्थ होता है। लेकिन जो DMCH का जो रेशियो जा रहा है वो 70% नेचुरल बर्थ है और 30% सिजेरियन होता है। ऐसा क्यों होता है? सर्वे का जो डिफरेंस है या सेम चीज़ है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है वो पुअर स्ट्रेटा, लोअर स्ट्रेटा के पेशेंट्स जाते हैं, जिनके पास पेशेंस रहता है वो डॉक्टर की बात मानते हैं, और जहाँ नर्सिंग होम में है वो अपर स्ट्रेटा के पेशेंट्स जाते हैं जिनके पास पहले तो पेशेंस की कमी रहती है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो वो कई बार प्रेशराइज करके डॉक्टर्स को ऑपरेशन के लिए फोर्स करते हैं कि कर दीजिए ऑपरेशन। तो शायद इससे ये रेशियो ज़्यादा रहता होगा नर्सिंग होम्स में कंपेयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जी मनोज जी, मैं इस पे ये बहुत बड़ा इस पे मैं बात बताना चाहूँगी कि हमारे खास करके जो अपना एक्सपीरियंस में बता रही हूँ अपने नर्सिंग होम की, कि जो यहाँ पेशेंट आती हैं, कुछ ही पेशेंट हैं जो फ्रेश आ जाती हैं, मतलब कि पेन हुआ, लेबर पेन हुआ और चले गए नर्सिंग होम में, क्योंकि हम वहाँ पे ANC कराए हैं, बुकड है। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे यहाँ हैं वो फर्स्ट हैंडेड होती हैं, वो होम पे चमैन से पहले चमैन उनको हैंडेड कर लेती है। अगर वहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी, तब वो लेकर आती हैं नर्सिंग होम में। तो वैसे केस में बताइए, अगर हम लोग को फीटस लाइव निकालना है, मदर का जान बचाना है, तो वैसे केस में तो ऑपरेट करके बच्चा निकालना ही होगा। अगर कोई फ्रेश केस आए तो हम लोग बोलेंगे कि वैसे केस में 80% के केस में हम लोग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कराते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम वो पहले घर पे ही हैंडेड चमैन से हो जाती हैं।
फिर वो लाती हैं नर्सिंग होम में। तो वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? वैसे केस में तो ऑपरेट करना होगा, अगर नहीं पॉसिबल है तो ये जो सर्वे बता रहे बहुत बड़ा गैप है मैम, बहुत बड़ा गैप है। डीएमसीएच में 70 और 30 में जो जाते हैं बहुत पेशेंट, बड़ा वो चमेन से 100 नहीं थे, वो फ्रेश ही जाते हैं। वहाँ बस लेकर वो लोग पहुँच जाती है कि फ्री में हमको कराना है, तो सीधे हम वहीं जा रहे हैं। ये होता है डीएमसीएच में। मैं भी वर्क करती हूँ, वहाँ पे जॉब कर रही हूँ, तो ये मुझे पूरा ये फर्क दिखता है। लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होम में ऐसा नहीं है। तो लोगों का ये सोच होता है कि ये प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है नर्सिंग होम की, जनरल को भी वो ऑपरेट करके चाहते हैं कि सभी डॉक्टर ने शायद कुछ, अब हर जगह अच्छे और गलत इंसान दोनों है, ये मैं बोलूँगी। शायद कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो जानबूझकर ऑपरेशन, वो डॉक्टर भी नहीं होंगे। बहुत ऐसा नर्सिंग होम जो कोई भी बिजनेसमैन खोल के बैठा हुआ है या कुछ भी, तो वो जबरदस्ती करा देते हैं कि चलो भाई मुझे अर्न करना है, पैसा कमाना है। कुछ ऐसे होंगे, लेकिन जो एक्चुअल में रियल डॉक्टर है ऐसा नहीं करते हैं। वो भी एक रीजन है। और दूसरा है कि कंज्यूमर फोरम की वजह से डॉक्टर्स भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पेशेंट्स की कमी की वजह से ऑपरेशन का रेशियो मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़ जाता है। हम बता दें, एक नर्सिंग होम ने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया, वो हमें नहीं जानते थे कि हम प्रेस में हम किसी पेशेंट के रिप्रेजेंट के साथ गए थे। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर ऑपरेशन हम अगर दिन में 2 या 3 ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बैंक का जो लोन है वो हम नहीं चुका पाएंगे, स्टाफ का जो खर्चा सैलरी वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमको मजबूरी 2 ऑपरेशन, मिनिमम 2 ऑपरेशन करना पड़ता है। हम यही बोलेंगे, हमारे लिए तो डॉक्टर मीन्स सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर हो तो आप ईमानदार हो, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। ईमान है तो सब कुछ है, इसलिए हम लोग तो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं और न कभी करेंगे। बस डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है मनोज जी, वो मेडिकली एथिकली बॉन्डेड है। हम लोग मेडिकल एथिक्स के तहत चलते हैं, इसलिए इस प्रोफेशन में ईमानदारी तो बिल्कुल रहनी ही चाहिए। अगर ऐसी बात बोली जा रही है तो दैट इज अ टोटल बिजनेस, वो मेडिकल प्रोफेशन के तहत वो बात नहीं आती है, और वो बहुत ही गलत बात है कि हमको। डॉक्टर शना जी, जैसे कि मैम लोगों ने बताया कि हमारे पास प्राइवेट नर्सिंग होम में कोई भी पेशेंट आती है, मतलब डे फर्स्ट से फ्रॉम बिगिनिंग, तो वो आती हैं और टिल 9 मंथ तक वो हमारे पास आती हैं। और उसके बाद वो बिल्कुल विदाउट ट्रिक्स, अगर विदाउट ट्रिक्स बोलती हैं कि मुझे बेबी बिल्कुल सेफ चाहिए, बेबी और मदर दोनों सेफ चाहिए, तो बिल्कुल सेफ के लिए 90% सेफ के लिए वी गो फॉर सिजेरियन। अगर थोड़ा भी रिस्क लेना चाहती है देन वी वेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि डायरेक्ट जाती है, बिल्कुल प्रीवियस कोई भी एएनसी नहीं, कहीं भी कोई इलाज नहीं, डायरेक्ट 9 मंथ में वो लोग जाती है बिल्कुल फुल लेबर पे। और हमारे पास उस टाइम में कोई ऑप्शन नहीं होता है कि क्या करे क्या नहीं करे, बिल्कुल लेबर पेन में फुल प्रोग्रेस। कहते हैं पेशेंट के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर उस समय इतना भयावह कर देते हैं बात को, इतना उसको बोल देते हैं कि इतना तनाव वाली बात, कि घबराहट की बात, कि वो लोग कह देते ठीक है कर लीजिए। ये डॉक्टर साहब ये क्या आरोप लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम लोग कोई तनाव नहीं देते हैं पेशेंट को, जो सच होता है वो बताते हैं। अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन होता है वो हम लोग पूरा A to Z बात समझा देते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो वो पूरा हम लोग उसके सामने रख देते हैं पेशेंट को, फिर पेशेंट की चॉइस होती है वो क्या करना। बिल्कुल। अगर डॉक्टर रूही यास्मीन, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जो एक सबसे पहले हम डॉक्टर अनुपमा जी, चूँकि वहीं से स्टार्ट होता है, कहा जाता है कि जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो कितने दिन के अंतराल पर उसकी जांच होनी चाहिए, और कहा जाता है कि लास्ट टाइम में कहा जाता है कि जांच करवा लीजिए पर्टिकुलर जगह पर, और वहाँ से रिपोर्ट आती है कि बच्चा उल्टा है, और उसके बाद ये केसेस हो जाते हैं कि नहीं अब आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इस तरह का। तो प्रारंभ के स्टेज तो आप ही के यहाँ से शुरू होता है, यानी कि अगर कहें तो जो अल्ट्रासोनिक है वहाँ से स्टार्ट है। डॉक्टर अनुपमा, उस तरह जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रारंभिक स्टेज आपके यहाँ से, यानी कि अल्ट्रासाउंड जहाँ पे होता है अल्ट्रासाउंड, वहाँ से कहा जाता है कि लास्ट में डॉक्टर कहते हैं कि आप वहाँ कहीं से जांच करा लीजिए, और जब जांच रिपोर्ट आता है तो कहा जाता है कि बच्चा उल्टा हो गया इसलिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, या बच्चा का कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो ऐसे में ऑपरेशन करें। तो स्टार्टिंग पहलू आपके यहाँ से फर्स्ट स्टेज जो है, तो कितने दिन के अंतराल पर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, और जो ये सही रिपोर्ट डॉक्टर तक जाए कि नहीं बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशंस में अगर देखा जाए सब कुछ नॉर्मल है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, तो नॉर्मली 3 अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कराया जाता है।
लेकिन स्पेशल कंडीशंस में जैसे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, ग्रोथ प्रॉब्लम है, फ्लूइड कंटेंट एम्नियोटिक फ्लूइड कम है, तो उसकी मॉनिटरिंग क्लोजली होनी चाहिए। तो उस कंडीशंस में हम लोग 4-5 बार भी करा सकते हैं, या कभी कभी लास्ट स्टेजेस में, लास्ट ट्राइमेस्टर में वीकली 15 डेज 20 डेज पे भी हम लोग करते हैं अगर बच्चे का ग्रोथ कम आ रहा है। क्या उसका नकारात्मक असर होता है उस बच्चे पर, उसकी गर्भवती महिला पर? उसका अल्ट्रासाउंड का अभी तक तो ऐसा कुछ भी असर नहीं देखा गया है, क्योंकि ये रेडियोलॉजिकल वेव्स नहीं है, ये तो है अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिसका कि बच्चे पे चाहे जो मदर है उस पर कोई भी असर इसका नहीं पड़ता है। ये सेफ माना गया है। अभी तक ये जांच में तो कभी कुछ ऐसा रिपोर्ट इसका नहीं आया है। तो और जहां तक आप उल्टे बच्चे की बात बोल रहे हैं, जहां बच्चा उल्टा है उसको ब्रीच कंडीशन बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड में या गायनी में। तो ब्रीच कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप जाएंगे तो बच्चे का धड़ बाहर निकल जाएगा और गला अंदर रह जाता है, जहां से कि वो सफोकेट होकर एस्फिक्सिएट होकर मर जाता है। तो इसी वो डिफिकल्ट डिलीवरी हो जाती है। इसीलिए जहां अगर पहले से डायग्नोज्ड है कि बेबी उल्टा है, पहला बच्चा है, तो उसमें स्ट्रेट अवे सिजेरियन सेक्शन का ही कंडीशन बनता है। इसमें सेफ मदर सेफ बेबी वाला नॉर्म्स को फॉलो करते हुए लोग ऑपरेशन का सलाह देते हैं। जी डॉक्टर रही जी, ये कितने महीने के अंतराल पर अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, उसका रिपोर्ट आना चाहिए, और किस तरह प्रारंभ से अगर कोई लेडीज डॉक्टर के कंसल्ट मिले तो हमें लगता है कि क्या उसका नॉर्मल बर्थ हो सकता है, या फिर अगर बाद में फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है? फर्स्ट स्कैन तो हम लोग कभी कभी कहा जाता है कि बच्चा ज्यादा वजन का हो गया इसलिए ऑपरेशन करना जरूरी है, कभी ये कहा था कि बच्चा उल्टा, मैंने इस तरह की बात। सबसे फर्स्ट स्कैन तो हम लोग 6 वीक्स में करते हैं। 6 वीक्स में ये हम लोग देखना चाहते हैं कि बच्चा इंट्रा यूट्राइन है या फिर ट्यूब में है। ट्यूब में अगर बच्चा अटक गया तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और अगर यूट्रस में है तो फिर सब कुछ ठीक है। अगर ट्यूब में अटक गया है तो फिर अगर अर्ली स्टेज में हम लोग को पता चल जाता है तो हम लोग उसको मेडिसिन से ठीक कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी लेट हुआ, ये 8 वीक चला गया, 12 वीक चला गया, तो फिर इसके लिए ऑपरेशन रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहला अल्ट्रासाउंड 6 वीक्स में हो जाना चाहिए कि बच्चे का पोजीशन पता चल सके कहाँ पे है। सेकेंड स्कैन हम लोग करते हैं 18 to 20 वीक्स में। इस तरह एनोमैली स्कैन करते हैं। एनोमैली स्कैन में हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे के सारे ऑर्गन जो है वो ठीक से डेवलप किए हैं कि नहीं, उसके हाथ पैर किडनी स्टमक जो भी ऑर्गन है वो सब ठीक ठाक है। अगर उसमें दिक्कत हुआ या कुछ खराबी हुआ, जैसे क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेस, सब बहुत कुछ होता है, जो अगर करेक्टेबल उसमें है तो फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर वो करेक्टेबल नहीं है तो फिर उसको 18 वीक्स में भी उसको MTP किया जा सकता है। और फिर थर्ड स्कैन हम लोग लास्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं। 3 स्कैन ऐसे प्रॉपर हुआ। और अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में कभी फीटल डिस्ट्रेस आने लगा, मतलब फीटल हार्ट रेट गड़बड़ हो रहा है, इरेगुलर हार्ट रेट आ रहा है, तो हम लोग एक अपने क्लिनिक पे रखते हैं CTG, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे के फीटल्स के लिए। और ये इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करते हैं। ये जो भी अगर अर्ली जो भी दिक्कत है बच्चे में हार्ट रेट में, वो बहुत ही अर्ली ये डायग्नोज कर लेता है। और बहुत हद तक हम लोग इससे पता कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड की जरूरत भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मैटर है कि इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं CTG से। और जहाँ तक आप बताएं जी हार्ट बीटिंग, जो उसका हार्ट बीटिंग होता है, डिस्ट्रेस में तो नहीं है कि या ओके है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये हम लोग करते हैं। और जहाँ तक अगर कोई ट्विन प्रेगनेंसी है ना, जुड़वा बच्चा है उसको, तो उसमें हम लोग को लास्ट ट्राइमेस्टर में एवरी मंथ या 15 डेज पे हम लोग अल्ट्रासाउंड करा कर देखते हैं, क्योंकि उसमें 2 बच्चे हैं तो एक दूसरे को कंप्रेस करता है, तो उसमें देखना जरूरी होता है फीटल वेलबींग, हाँ, कि दूसरा बच्चा पहले बच्चे को कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहा, तो थोड़ा पहले ही निकाल ले, इस टाइप की चीज़ होती है। फिर आपने पूछा ब्रीच और ये वजन बड़ा हो जाना, हाँ, तो कभी कभी होती है डायबिटिक पेशेंट में कि उसका वजन बढ़ जाता है, कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें, या फिर कभी कभी कंजेनाइटल भी ये सब होता है कि वो मदर बहुत हेवी वेट है और उसकी हाइट बहुत अच्छी है, तो उसका बच्चा मतलब कंजेनाइटली बड़ा अच्छा सा हो गया। या फिर मैक्सिमम केस में होता है अगर डायबिटिक पेशेंट है, उसको शुगर है, तो फिर वैसे केस में बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है। वैसे में क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। बच्चे का हेड जो है मदर के पेल्विस में नहीं जा पाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है। तो वैसे केस में हो सकता है कि सिजेरियन करना पड़े सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में। और दूसरे आपने पूछा ब्रीच, तो ब्रीच के लिए भी ब्रीच में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। कंप्लीट ब्रीच होते हैं, इनकम्प्लीट ब्रीच होते हैं। कंप्लीट ब्रीच में कंप्लीट फ्लेक्शन, हाँ, अगर वो बच्चे का बटक और ये
ये फुट दोनों साथ में है ना, मतलब कि फ्लेक्स है वो, तो वैसे में नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। और कभी कभी ये होता है कि फुटलिंग प्रेजेंटेशन रहता है कि ओनली फुट उसका नीचे आ रहा है बच्चे का, तो वैसे में दिक्कत होता है नॉर्मल डिलीवरी में, तो बहुत लोग उसमें ऑपरेशन ही एडवाइस करते हैं। और जहाँ तक अगर माँ का दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा है तो ब्रीच डिलीवरी बहुत आराम से हो जाते हैं, लेकिन अगर पहला बच्चा है तो थोड़ी दिक्कत आती है ब्रीच डिलीवरी में, और कंप्लीट फ्लेक्शन है तो फिर हम लोग उसमें कराते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। जी डॉक्टर शर्मा, एक सवाल हमने पूछा है, सबों से पूछा था कि एक अगर महिला जब वो प्रेग्नेंट होती है तो प्रारंभ से ही अगर डॉक्टर या नर्सिंग होम के किसी डॉक्टर के संपर्क में अगर रहे तो क्या उसका नेचुरल बर्थ हो सकता है, या फिर लोगों का मानना है कि जैसे ही नर्सिंग होम के संपर्क में गए या डॉक्टर से तो वो पहले ले जाते हैं बाद में ऑपरेशन पर टाल देती हैं, तो क्या अगर प्रारंभ से ही डॉक्टर की निगरानी में रहे तो क्या उसका नेचुरल बर्थ हो सकता है, बच्चे का नेचुरल डिलीवरी हो सकता है? डॉक्टर शर्मा जी, नेचुरल डिलीवरी के लिए अगर शुरू से वो हमारे इलाज में आए तो नॉर्मली हम उसे मंथली ANC के लिए बुलाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा, इन लास्ट ट्राइमेस्टर एक हम लोग अल्ट्रासाउंड, लास्ट 3 अल्ट्रासाउंड वैसे हम लोग करवाते हैं, जैसे मैम लोगों ने बोला है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फाइनल अगर उसे सब कुछ नॉर्मल रहता है दोनों फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर दोनों नॉर्मल रहता है तो हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में एक लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसे 34 या 35 वीक्स में हम लोग करवाते हैं। उसमें हम लोग देख लेते हैं बच्चे का क्या ग्रोथ है, बच्चे का सीधा है या उल्टा है, सेफेलिक है या ब्रीच है, AFI मतलब लाइकर कितना है, और बच्चे के गर्दन में कोई नाभि वगैरह तो नहीं फंसा हुआ है, कॉर्ड अराउंड नेक। अगर ये सब कुछ नॉर्मल रहता है तो वी गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। डॉक्टर रुईस, क्या नेचुरल बर्थ के लिए क्या करना चाहिए? नेचुरल बर्थ के लिए एक तो ये सब कुछ अगर ठीक है, हम लोग शुरू से ही देखते आते हैं कि लाइकर कम है या ज़्यादा, अगर लाइकर कम है तो फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट देते हैं शुरू में ही। अगर मेरे पास रेगुलर NC में आ रही है तो उसको हम लोग हर्मिन या एलामिन का इन्फ्यूजन चलाते हैं, जिससे उसका लाइकर बन जाता है, शुरू में पता चल गया तो। और सेकेंड बात ये भी है कि अगर ब्रीच भी है तो उसको भी अगर हम लोग की ANC में है, हमको रेगुलर पता है कि वो ब्रीच है, उल्टा बच्चा है, तो फिर उसमें एक प्रोसेस होता है, हम लोग जो कहते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, वो 35 वीक्स में हम लोग करते हैं। तो वो करके हम लोग बच्चा को सीधा कर सकते हैं, सीधा करते हैं और फिर उसमें नॉर्मल कराने की कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल मतलब ब्रीच में भी किफैलिक करके नॉर्मल कराने की गुंजाइश है। और बहुत हद तक तो ये है कि रेगुलर अगर बुक पेशेंट है, रेगुलर मेरे ANC में है तो उसका नॉर्मल होना है जी। यानी रेगुलर अगर कंसल्ट में रहे अगर डॉक्टर के तो हमें लगता है कि नेचुरल डिलीवरी हो सकती है, जो ऑपरेशन की बात है वो कम। तो चले, हमारे साथ 3 बड़े डॉक्टर हैं, बता दें काफ़ी अनुभवी डॉक्टर, बात चल रही है और अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमें लगता है कि दरभंगा की अगर तमाम जनता इसे देखती है और शेयर करती है इस वीडियो को यूट्यूब पर, तो हमें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच जाएगी। हमारा एक अंतिम सवाल, हमें जाने से पहले हम एक बात कहेंगे, अगर नर्सिंग होम अगर कोई भी व्यक्ति जाते हैं तो मिथिला मंच न्यूज़ के टीवी स्क्रीन पर जो बातें लिख रही है आप उस पर ध्यान दें। 3 बातें, उसके बाद आप जाए। क्या उनके पास सही लैब की व्यवस्था है या नहीं, क्या उनके पास जो डॉक्टर है वो अनुभवी डॉक्टर है या नहीं, जो उनके स्टाफ है वो अनुभवी है या नहीं, ये बात जानकारी ले लें। क्योंकि प्राय देखा जाता है कि आप जान जोखिम में डालकर किसी दलाल के बहकावे में ऑपरेशन, एक चौकी पर लेडीज डॉक्टर को हमने देखा बेता में, एक पेशेंट ने कहा कि चौकी पर ही ऑपरेशन कर दे, जहाँ कोई लैब की व्यवस्था, कोई जो नर्सिंग होम की व्यवस्था वो नहीं हुई थी, जिससे इन्फेक्शन होता और मरीज मर जाते हैं। बाद में हंगामा भी हुआ और उस पेशेंट के परिजन ने बेता के क्लिनिक पर तोड़फोड़ कर दी। तो ये सवाल आपको जानना आवश्यक है, कहीं भी जाने से पहले नर्सिंग होम तो एक बार जरूर जान लें, उसके बाद। अंतिम सवाल में जाने चाहेंगे हम सबसे पहले दरभंगा जो चिकित्सा के क्षेत्र में विकसित होते जा रहा है, चाहे DMCH के क्षेत्र हो या अन्य डॉक्टरों के, डॉक्टर अपना कैरियर प्रारंभ करते हैं, उसके बाद अपने क्लिनिक से नर्सिंग होम की तरफ उसको तब्दील कर देते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है क्रम। हम अब एक चीज़ जानना चाहेंगे सभी डॉक्टर से, हम आपके यहाँ का क्या स्पेशल फीचर्स हैं ये हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर अनुपमा, आपके यहाँ जो सेंटर है उसमें क्या स्पेशल फीचर है और मरीजों को क्या सुविधा आप दे रही हैं, जो ताकि विश्वास के साथ आपके यहाँ किन किन क्षेत्रों में आप? मनोज जी, हम लोगों के यहाँ जैसे शर्मा डायग्नोस्टिक का जो पैथोलॉजी का सेक्शन है, अल्ट्रासाउंड का सेक्शन है, पैथोलॉजी का सेक्शन में हम लोग अपने क्लिनिक के क्वालिटी ऑफ द टेस्ट को इसका मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इक्वास करके है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, जो अमेरिकन कंपनी है
वो सैंपल्स भेजती है हम लोगों के पास। उसमें एक सैंपल में सारे कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं, हम लोगों को उसको टेस्ट कर करके देना पड़ता है और तब वो लोग हम लोगों को ग्रेडिंग देते हैं। वैसे में शर्मा डायग्नोस्टिक को इक्वास के थ्रू गोल्ड ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो इस तरह से हम लोग अपनी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल को करते रहते हैं, एक्सटर्नल क्वालिटी को कंट्रोल करते रहते हैं और उस हिसाब से मरीजों को बेहतर जांच की सुविधा देने की कोशिश करते हैं। दूसरा सेक्शन जो हम लोगों का अल्ट्रासाउंड का सेक्शन है, जो हम जिस सेक्शन में हम लोग हैं, इसमें हम लोग पीएनडीटी एक्ट के तहत बंधे हुए हैं। पीएनडीटी एक्ट जो है वो फीटस को लेकर, फीटल वेलबींग के जो केसेस आते हैं उसको लेकर है। उसमें है कि हम लोगों को मरीज से हमेशा एक लिखा रहता है कि मरीजों को हमने सेक्स इंफॉर्मेशन नहीं किया है, नहीं बताया है सेक्स। मरीज से फॉर्म F पे हम लोग साइन कराते हैं और उन लोगों को क्वालिटी ऑफ वर्क देते हैं, फालतू की चीजों में हम लोग नहीं पड़ते हैं और उन लोगों को सही गाइडेंस देते हैं कि हाँ भाई आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, आपको यहाँ जाना चाहिए, आपको ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए। एक गाइडलाइन भी हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि उन पेशेंट्स जो हैं मिसगाइडेड ना हो और कहीं गलत फहमी में ना पड़े। कुछ अपना सजेशंस हम लोग देते रहते हैं और पीएनडीटी एक्ट के तहत भी हम लोग पेशेंट्स के से अभी आईडी प्रूफ लेते हैं, फॉर्म F पे साइन कराते हैं और ये सारी कॉपीज हम लोग सिविल सर्जन ऑफिस में जमा करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक क्वालिटी वर्क कर रहे हैं और पेशेंट्स को बेहतर जांच की सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी डॉक्टर रोही जी, क्या आपके यहाँ स्पेशल फीचर्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं इसके बारे में? आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का भी आपने दरभंगा में पहली बार लॉन्च किया है, तो क्या स्पेशल हमने मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर IVF सेंटर यहाँ पे खोला है, जो बहुत ही सेटिस्फाइड जॉब है ये यहाँ पे। और दरभंगा में पहले बहुत कोई बोले थे कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है कि एक डस्ट बिल्कुल एक मंदिर की तरह ये होता है जिसमें एक डस्ट भी अंदर में नहीं होना चाहिए। इसका सफाई बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो हम लोग इसको मेंटेन किए हुए हैं। इसमें एक ओटी है, उसके बगल में इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर ओटी, और ये बिल्कुल जो जैसा मैंने बताया एक साउंड भी अंदर नहीं जाना चाहिए। कोई मोबाइल, कोई नेल पॉलिश, कोई मेकअप करके अंदर नहीं जा सकता उसके अंदर। बिल्कुल इसका क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। जो हम लोग का स्लीपर है वो बिल्कुल उसमें एक डस्ट नहीं होना चाहिए स्लीपर में भी। और ये सब मेंटेन करते हुए हम लोग इसको खोले हुए हैं। जो यहाँ पे 53 ईयर्स 54 ईयर्स की अभी 3 पेशेंट हमारे यहाँ डिलीवर्ड की है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। और इन लोग के चेहरे की हंसी देखकर जो सेटिस्फेक्शन होता है वो लाइफ में कहीं नहीं मिल सकता है। जो इन लोग के सूने आंगन को जो किलकारी से भरता है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए हम लोग को मेहनत करने का और ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी मिल रही है कि और हम लोग मेहनत करें और ये काम करें। ये हमारा मेट्रो टेस्ट ट्यूब IVF सेंटर हो गया। दूसरा सेंटर हमारा उसके सामने हो गया जो अपना जनरल गायनिकोलॉजी और ऑप्स का है, और हमारे हस्बैंड उसमें पीडियाट्रिशियन है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक NICU है जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा दी गई है, CPAP की सुविधा है। और वो NICU भी बिल्कुल IVF लैब की तरह एकदम साफ सुथरा होना चाहिए क्योंकि वहाँ भी बच्चे एम्ब्रियो की तरह ही थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, तो उन्हें भी बिल्कुल साफ सफाई चाहिए। और हमारे हॉस्पिटल में अपना जो हमारे गायनी के लिए हो गई एक लेबर रूम बहुत अच्छा सा है जहाँ पे हमने वहाँ पे वार्मर रखा हुआ है, OT हो गया साफ सुथरा। और सबसे ज़्यादा हमारे हॉस्पिटल में जो ध्यान दिया जाता है वो सफाई का, जो 3 टाइम बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन होते रहना चाहिए। पेशेंट सबसे ज़्यादा इससे इंस्पायर होते हैं कि साफ़ सुथरा एक हॉस्पिटल हो तो साफ़ सुथरा हो, क्योंकि हॉस्पिटल के नाम से हम लोग डर जाते हैं कि बहुत गंदगी मिलेगी। तो और ये भी रात का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर रूही यास्मीन ने। सफाई सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इस चीज़ के लिए हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं। और हम लोगों के यहाँ दिन रात शिफ्ट्स में स्वीपर्स एंड मेड्स काम करती हैं, सफाई मेंटेन रहता है क्योंकि यहाँ पे भी कल्चर होता है। कल्चर में अगर थोड़ा सा भी गंदगी रहा तो गलत रिपोर्टिंग आ जाती है। तो सफाई तो सबसे अहम मुद्दा है। जो डॉक्टर रूही यास्मीन ने कहा वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर शना ये बताइए आपके हॉस्पिटल के क्या स्पेशल फीचर्स हैं और अचीवमेंट्स? हमारे हॉस्पिटल में ICU की सुविधा उपलब्ध है। जैसे किसी मरीज को अगर कॉम्प्लिकेशन आ गया, कोई PPH में पेशेंट आए या फिर पोस्ट ऑपरेटिव केस में कोई पेशेंट ऐसा है जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए, उसे हम तुरंत ICU में शिफ्ट कर सकते हैं। और डिलीवरी के बाद अगर OT में हमारे ये वार्मर की सुविधा उपलब्ध है। इंक्यूबेटर बेबी को तुरंत इंक्यूबेट किया जाता है। हमारे यहाँ बच्चे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं,
वो तुरंत आकर के बेबी को ओके करते हैं, फिर बेबी को दिया जाता है माँ के पास। NICU की सुविधा उपलब्ध है जो कि वेल ऑक्यूपाइड NICU है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, जैसे मैम लोगों ने बताया बिल्कुल हाइजीन मेंटेन, और थोड़ा भी आपको बिल्कुल गंदा नहीं दिखेगा। और हमारे यहाँ 2 लैब है, एक शर्मा डायग्नोस्टिक और लाल पैथो। अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा उपलब्ध है जो कि हमारे सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर MK शुक्ला सर खुद करते हैं कॉम्प्लिकेशन केस में। वैसे भी हमारे टेक्नीशियन भी यहाँ अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर केस हमारे डॉक्टर MK शुक्ला सर खुद करते हैं। तो चलें बता दें, हमारे साथ 3 यंग डॉक्टर हैं जो आने वाले समय में दरभंगा का नेतृत्व कर सकते हैं और दरभंगा में जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो हब है वो बन सकता है। और हम चाहते हैं कि दरभंगा चिकित्सा का हब बने और खासकर जितने भी मरीज हैं उनका विश्वास दरभंगा पर हो, क्योंकि बाहर इलाज कराने जाने पर अधिक राशि की भी खर्च होती है और वहाँ भी अविश्वास बना रहता है। लेकिन दरभंगा में दलालों से बचकर इन संस्थानों को आगे बढ़ाने की, डॉक्टरों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि मरीज और डॉक्टर के बीच संबंध और संवाद अगर होता है तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो अविश्वसनीयता बढ़ रही है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और नर्सिंग होम भी जिनके यहाँ जिस चीज़ की फैसिलिटी हो उसी तरह के मरीज को एडमिट करें, ना कि आपके यहाँ फैसिलिटी किसी और चीज़ का हो और मरीज किसी और चीज़ के भर्ती हो रहे हैं तो उससे एक जगह के बदले सभी जगह नर्सिंग होम पर कटघरे में खड़े होते हैं और विवाद होता है और बाद में अविश्वसनीयता बढ़ती है। तो चले, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपने बेशकीमती समय लेकर हमारे साथ आए। डॉक्टर अनुपम, डॉक्टर रूही और डॉक्टर सना, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी, नमस्ते। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दरभंगा के 3 वरीय डॉक्टर जिन्हें हमने डिस्कस किया और इस डिबेट का व्यापक असर पड़ेगा। आप भी यूट्यूब में देखकर शेयर करता, आने वाले समय में हम और बेहतर कर सके। धन्यवाद।